हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि मैं बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक की उस चैप्टर को मैं स्टार्ट किया हूं उसका लेक्चर बनाना। उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं अपने ग्रुप पे। आप उसको पहले देख लीजिएगा, फिर उसी का कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 भी है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, एक वो पेन ले लेते हैं पहले। हाँ, इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ आरडीटी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि आरडीटी क्या है। एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप दो अलग अलग सोर्स से डीएनए को कट करके निकालते हैं और इस डीएनए को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, आरडीएनए बन जाता है। तो सवाल ये है कि इस आरडीएनए को बनाने के लिए आपने इस जीन को निकाला, इसको कट किया, ये काम किया, सारा काम किया। इसको करने में कुछ न किसी चीज़ का आपने इस्तेमाल किया है, आपने टूल्स का इस्तेमाल किया, औजार का इस्तेमाल किया है। तो चलिए इसी में पढ़ते हैं वो कौन कौन से टूल्स है या औजार है जिसकी सहायता से आप आरडीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इस टूल्स में एंजाइम्स के बारे में। इस एंजाइम में इंक्लूडेड है लाइजिंग एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम, देन सिंथेसाइजिंग एंजाइम, देन ज्वाइनिंग एंजाइम, देन रिव्यूइंग एंजाइम। इस सारे को हम पढ़ेंगे। उसके हमें आने वाले 3-4 लेक्चर्स में हम व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए को इंक्लूड करेंगे। पैसेंजर डीएनए, इसी को बोलते हैं फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए, इसको भी कवर करेंगे। और लास्ट में कवर करेंगे टारगेट सेल या कंपिटेंट सेल। ये सब लेक्चर्स आने वाले सेशन में पार्ट वाइज पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। इन सबको पार्ट में तोड़ के करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, 2 घंटा 3 घंटा का बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इसमें काम करेंगे और उस एंजाइम को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एंजाइम में सबसे पहला जो मैंने एंजाइम लिया है उसका नाम है लाइजिंग एंजाइम। ठीक है, पहले समझिए, ये सेल है। ठीक है, हमने क्या बताया था आरडीटी में कि कोई भी जीन फ्रैगमेंट अगर आप किसी दूसरे जीन फ्रैगमेंट में जोड़ना चाहते हैं तो पहले तो आप उस जीन फ्रैगमेंट को कहीं ना कहीं से निकालेंगे। आप वो तो फ्री में मार्केट में मिलता तो है नहीं, किसी न किसी सेल में। मान लीजिए सेल है, यहाँ पर ये जीन फ्रैगमेंट है, ये जीन फ्रैगमेंट, इसको कट करना है, इस सेल में इसको कट करना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको सेल को तोड़ना होगा ना, सबसे पहले सेल को तोड़ना होगा। सेल को तोड़ेंगे तब तो ये डीएनए बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकल जाएगा तब तो इसको आप यहाँ से कट कट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि भैया सेल को तोड़ देते हैं। सेल टूट जाएगा तो ये पूरा का पूरा जीनोम बाहर निकल जाएगा, और जब ये जीनोम बाहर निकल जाएगा तब तब हम इस पर्टिकुलर जीन फ्रैगमेंट को कट करके निकाल सकते हैं। तो यही सवाल है कि इन सेल को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करें। उस एंजाइम का नाम है लाइजिंग एंजाइम है। ठीक है, तो ये लाइजिंग एंजाइम एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है। प्रत्येक सेल के लिए, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग एंजाइम यूज करते हैं। कैसे? तो भैया आप तो हो सकता है आप डीएनए निकाल लेंगे बैक्टीरिया से, हो सकता है आप डीएनए निकालना चाहते हैं प्लांट सेल से, हो सकता है आप डीएनए निकालना चाहते हैं एनिमल सेल से, हो सकता है आप डीएनए निकाल सकते हैं अलगल सेल से। ये तो इतने टाइप्स के सेल हैं, अलग अलग सेल से आप अलग अलग डीएनए निकाल रहे हैं। और इन सभी सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसका बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो भी तो डिफरेंट है ना। तो उसको तोड़ने के लिए आपको डिफरेंट एंजाइम यूज करना पड़ेगा। तो उसी में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम लिया है, ये एंजाइम ऑलरेडी आपके नीट के पेपर में पूछे जा चुके हैं, वहीं से मैंने उठाया आपके लिए। तो मान लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको सेल मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। मान लिया प्लांट सेल से निकालना चाहते हैं तो प्लांट सेल के चारों तरफ क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। ये सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। तो जब सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है तो इस सेलुलोज को तोड़ना पड़ेगा, तब आप प्लांट सेल के अंदर जा सकते हैं। तो इस सेलुलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं,
उसका नाम है सेलुलेज एंजाइम। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरह अगर आप फंगस के अंदर से डीएनए निकालना चाहते हैं तो फंगस सेल के चारों तरफ जो कवरिंग होता है वह काइटिन का मिलकर बना हुआ है। किसका बना हुआ है? काइटिन का मिलकर बना हुआ है। अब इस काइटिन को तोड़ना है तो आपको काइटिनेज नाम का एंजाइम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको काइटिनेज नाम का एंजाइम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैक्टीरियल सेल को तोड़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ ना सेल वाल होता है। ये सेल वाल आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का मिलके बना हुआ है। ये पेप्टिडोग्लाइकन हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। इसको तोड़ने के लिए हम लाइसोजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइसोजाइम इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में नैम और नैग है। इसी नैब नैग के बीच में बीटा ग्लाइकोसिडेड लिंकेज होता है। इसी लिंकेज को लाइसोजाइम तोड़ देता है। जैसे तोड़ेंगे ये पेप्टिडोग्लाइकन लूज हो जाएगा, टूट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको समझ पाएंगे। आगे ऐसे बहुत भी सारा एंजाइम्स है, आप उनको किसी किताब से पढ़ भी सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने 3 लिया है, ये एनसीईआरटी भी मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो इसमें एंजाइम है वह है क्लीवेज एंजाइम। क्या है? क्लीवेज एंजाइम। इस क्लीवेज एंजाइम को हम कहते हैं न्यूक्लियेज एंजाइम। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एंजाइम जीन फ्रैगमेंट को काटता है। क्या करता है? जीन फ्रैगमेंट को काटता है। ये जीन फ्रैगमेंट डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बट इसमें जो चर्चा करेंगे पूरा का पूरा चर्चा इस डीएनए फ्रैगमेंट पे होगा। तो अभी पिछले साइड में क्या देखा कि सेल में डीएनए था, सेल को मैंने तोड़ दिया लाइज एंजाइम से, अब डीएनए बाहर निकल गया। और डीएनए में ये दिख रहा है, ये जो हमने डार्कन किया है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, इसको कट करके निकालना है। अब इसी को कट करने के लिए हमने क्लीवेज एंजाइम का जरूरत पड़ गया। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्लीवेज एंजाइम क्या है। तो ये क्लीवेज एंजाइम 3 प्रकार का है, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। चलिए तीनों को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये एक जीन का फ्रैगमेंट है। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम ये जीन फ्रैगमेंट आपको पता है कि जीन फ्रैगमेंट का एक एंड होता है 5 प्राइम एंड, दूसरा होता है 3 प्राइम एंड। क्योंकि 5 प्राइम एंड में फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप होता है। ये आशा करता हूँ आप जानते होंगे पहले से। तो क्या करेगा ये एक्सोन्यूक्लियेज, नाम से स्पष्ट है, एक्सो मतलब टर्मिनल पॉइंट, या तो 5 प्राइम टर्मिनल पॉइंट या 3 पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। यानी ये एक्सोन्यूक्लियेज 5 प्राइम एंड या 3 प्राइम एंड से क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को काट करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा है इंडोन्यूक्लियेज। यहाँ देखिए दूसरा क्या है, इंडोन्यूक्लियेज है। इंडो का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब होता है बीच में। यानी अगर ये जीन का फ्रेगमेंट है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो बीच में ये इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इस बीच में कहीं भी कट कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये टर्मिनल इस टर्मिनल पॉइंट को और इस टर्मिनल पॉइंट को कट नहीं कर सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पाएंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसी एंजाइम पर पूरा चर्चा करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वह है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये जीन फ्रेगमेंट है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है। यह जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, यह एंजाइम इस जीन फ्रेगमेंट के बीच में कट करेगा और बीच में कहीं रैंडमली कहीं भी कट नहीं कर देगा, बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगा। आगे आपको बताएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए, और वह एंजाइम इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट करेगा और कहीं कट नहीं करता है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या कहता है, डीएनए डुप्लेक्स। यानी आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड यहाँ एक स्ट्रैंड यहाँ है, तो ये यहाँ भी कट करेगा और यहाँ भी कट करेगा, मतलब कि दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी पूछ देता है कि एक स्ट्रैंड को कट करता है कि 2 स्ट्रैंड को कट करता है। ये 2 स्ट्रैंड को कट करता है। ठीक है, जब ये कट करेगा तो 2 प्रकार का एंड क्रिएट करता है, स्टिकी एंड एंड ब्लंट एंड। अब चलिए आगे सारे स्लाइड में
इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यही एंजाइम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको पहले, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि ना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लिया GAATTC 5 प्राइम 3 प्राइम, इसका दूसरा स्टैंड पे क्या होगा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाएगा। आपको पता है GC से करता है, AT से AT से, TA CAG करेगा। मैंने क्या बताया आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, ये किसी पर्टिकुलर साइट पर कट करता है। तो मैंने इको R1 लिया है, ये साइट यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, आगे बताएंगे कैसे कट करता है, ठीक है। तो ये इको R1 का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ये कट करता है। अब सवाल है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डिस्कवरी कब हुआ, डिस्कवरी हुआ कैसे, डिस्कवरी लोगों को पता चला कैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी पर्टिकुलर साइट पर करता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, जान लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लोगों ने क्या किया कि बैक्टीरिया को फाज से इंफेक्शन करा दिया। ये फाज क्या है, ये फाज ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये फाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। बाद में क्या दिखाया गया कि बैक्टीरिया सरवाइव कर गया। लोगों को लगा ताजुब कि भाई हो क्या रहा है, बैक्टीरिया बच कैसे गया। तब लोगों ने बैक्टीरिया को तोड़ा, तोड़ करके यहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैक्टीरिया के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस सभी एक्सट्रैक्ट को लोगों ने बाहर निकाला। बाद में उस एक्सट्रैक्ट को लोगों ने एनालाइज किया, तो पता चला कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो इस बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी इस फाज के ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर बंद कर दिया। जब बैक्टीरिया के अंदर ये वायरस ग्रो करेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया को किल कहाँ से कर दिया, किल ही नहीं होगा। बाद में फर्दर रिसर्च फिर से हुआ तो पता चला कि ये जो चूंकि उसमें मॉलिक्यूल्स मिला, उसका नाम रख दिया गया एंडोन्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन इसलिए रखा गया नाम क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स इस फाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, उसके ग्रोथ को रोक रहा था, इसलिए नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ग्रोथ को रोक दिया, कम कर दिया, इसलिए नाम पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता कैसे है। तो ये करता क्या है कि डीएनए डुप्लेक्स में 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये स्कैन करता है। मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां कट करेगा, जिस साइट को कट करता है, वह साइट 4 न्यूक्लियोटाइड से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड के लेंथ में होता है। और ये सीक्वेंस अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है, इसलिए ये काफी स्पेसिफिक नेचर में होता है। ठीक है, इसी साइट को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। और ये साइट को जब जब लोगों ने इस साइट को और करीब से देखा तो पता चला ये पैलिंड्रोम्स होता है। ये साइट क्या है, ये साइट पैलिंड्रोम है। समझिए डायग्राम से पैलिंड्रोम कहते किसको है। तो पैलिंड्रोम कहता क्या है कि जब आप ऊपर का ये स्टैंड देख रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टैंड है, नीचे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टैंड है। जब आप फर्स्ट स्टैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम में रीड करते हैं और नीचे वाले स्टैंड को भी आप 5 प्राइम से 3 प्राइम के दिशा में चल के रीड करते हैं, तो दोनों में एक ही प्रकार का बेस पाएंगे। जैसे देखिए 5 से 3 चलते हैं पहले स्टैंड में, तो क्या है GAATTC है। फिर देखिए नीचे स्टैंड में GAATTC है ना। यही पहचान होती है किसकी, पैलिंड्रोमिक साइट की, कि एक स्टैंड पर 5 से 3 में जो रीड करेंगे वही रीडिंग होगा 5 से 3 में दूसरे स्टैंड में। 5 से 3 याद रखिए, ऐसा नहीं कि ऊपर 5 से 3 कर लिया, नीचे 3 से 5 कर रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा नहीं भी सही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर 5 से 3 ही करें, क्योंकि यहाँ भी चलेंगे CTTAGG, यहाँ भी CTTAGG है। बट याद रखिएगा 5 से 3 जाएंगे तो जो रीडिंग होगा वही रीडिंग 5 से 3 नीचे में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो मैंने वही कुछ किया है। अब देखिए आपने पहचान लिया कि ये पैलिंड्रोमिक साइट है। अब मैंने ये एग्जांपल लिया है इको R1 का। ये इस पर्टिकुलर बिंदु पर कट करेगा, ये इस पर्टिकुलर बिंदु पर कट करेगा। जब कट किया देखिए क्या हुआ, 5 प्राइम G कट के निकल गया, तो 5 प्राइम G काट दिया मैंने। नीचे में क्या हुआ, नीचे में 3 प्राइम यहाँ है, CTTAA यहाँ से कट के निकल गया, तो G तो C से बैंड रहेगा, लेकिन TTAG क्या है,
लटका हुआ है, ये क्या है देखिए, ये लटका हुआ रहेगा, ये क्या है, लटका हुआ रहेगा। उसी तरह ऊपर का फ्रेगमेंट देखिए, AATTC, ये भी अलग हो गया बाहर, AATTC अलग हो गया, नीचे में सिर्फ जी रहा, तो यहाँ भी ये पार्ट लटका हुआ, चूंकि ये पार्ट लटका हुआ है और ये लटका हुआ पार्ट इस लटके हुए पार्ट से क्या है, कॉम्प्लीमेंटारिटी दिखा रहा है। देखेंगे ना आप, जैसे कि ये ए इस टी से, ये ए इस टी से, ये टी इस ए से और ये टी इस ए से, चूंकि ये पार्ट का लटका हुआ पार्ट और इस फ्रेगमेंट का लटका हुआ पार्ट, दोनों लटके हुए पार्ट में जो सीक्वेंस है दोनों क्या है, एक दूसरे से काफी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए कहते हैं इसको स्टिकी एंड कहते हैं। क्योंकि जैसे ये कट गया, कटने के बाद अगर इसको सेपरेट नहीं करेंगे ना, छोड़ देंगे, बस स्वतः ये फिर से बाइंड करके वापस जाके बना देगा। क्योंकि इस दोनों पार्ट में जो हैंगिंग पार्ट है, जो लटका हुआ पार्ट है, वो दोनों लटका हुआ पास में जो सीक्वेंस है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, कुछ ऐसा भी तो इंड हो सकता है जो ब्लंट इंड हो, मतलब उसमें कोई भी इंड लटका हुआ नहीं हो। तो उसका भी एग्जांपल है SMA1, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका कटिंग सीक्वेंस ये है, इसका जहाँ पर काटता है ना, इसका ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड का लेंथ है, और ये इसके बीचों बीच सेंटर में कट कर, कहाँ कट करता है, बीचों बीच सेंटर में कट करेगा। जब बीचों बीच सेंटर में कट करेगा, यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, क्या मिलेगा आपको, CCC नीचे GGG, एक फ्रेगमेंट ये मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा, CCC दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ मिल गया। आप देख रहे हैं यहाँ कोई फ्रेगमेंट लटका हुआ है, यहाँ कोई फ्रेगमेंट लटका हुआ नहीं है। और जब कोई फ्रेगमेंट लटका हुआ है ही नहीं, तो इसके बीच में कॉम्प्लीमेंटारिटी है, कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं है। और ये कॉम्प्लीमेंटारिटी कहाँ से आता है, ये कॉम्प्लीमेंटारिटी आती है बेस पेयर आपस में जब बेस पेयरिंग करते हैं, जैसे कि ए टी से पेयर करेगा, जी सी से पेयर करेगा, तो ये यही पेयरिंग कॉम्प्लीमेंटारिटी कहलाता है। क्योंकि यहाँ कोई भी इंड लटका हुआ नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही नहीं, इसलिए इसको कहते हैं ब्लंट इंड। और ब्लंट इंड जब बन जाता है तो इसको ज्वाइन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घंटों समय लेता है। ठीक है, अब समझते हैं कि मैंने अभी अभी ये नाम एक लिखा था, अभी एक मैंने नाम लिखा था इको R1। तो सवाल है, ये नाम हम कैसे लिख दिए, अपने मैंने लिख दिए क्या, नहीं, ये नाम अपने मन से नहीं लिखे हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण है। समझिए इस बात को कि कैसे ये नामांकन लिखते हैं। जब भी किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखना होता है, आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किया गया है, तो बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। तो जब भी किसी भी बैक्टीरिया से, जब भी किसी भी स्पीशीज से आप निकालते हैं, तो क्या होगा, आपको पता है कि उस स्पीशीज का जीनस नाम भी होता है और स्पीशीज नाम भी होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जीनस का नाम लिखते हैं, उसके बाद में स्पीशीज का नाम लिखते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे हम। इस जीनस का पहला लेटर, चलिए हम इसका नाम, इस बैक्टीरिया का नाम लिख देते हैं। इसका नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, तो ये क्या है, जीनस है, ये क्या है, स्पीसीज है। तो ये जीनस जो है, इस जीनस का फर्स्ट लेटर क्या है, ई। तो यहाँ मैंने ई लिख दिया, फर्स्ट लेटर, ये जीनस बताता है। ये इटैलिक्स में लिखते हैं, हाथ से लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, और नहीं तो अगर टाइप कर रहे हैं तो इसको इटैलिक्स में लिख दीजिए। ये क्या बताता है, हिस्टेरिचिया बताता है, यानी इस जीनस का जो पहला लेटर है ई, ये क्या है आपका, यहाँ डाल दिया मैंने, हो गया नोमेनक्लेचर। अब जो सेकेंड और थर्ड लेटर जो है, उसके बाद जो सेकेंड थर्ड लेटर, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा उसके स्पीसीज के नाम से। ये स्पीसीज के नाम कोलाई है, इसका पहला दो लेटर CO, हमने CO यहाँ लिख दिया, वही बात यहाँ लिखा है मैंने। फर्स्ट टू लेटर सिग्निफाइज स्पीसीज नेम, क्या है, कोलाई, इटैलिक्स में लिखेंगे, हो गया। और ये आर जो लिखा है, ये आर क्या है, इस ई कोलाई का एक स्ट्रेन होता है, उसका नाम है आर स्ट्रेन। क्योंकि इसी आर स्ट्रेन से हमने ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला, इसलिए नाम पड़ गया आर स्ट्रेन। यहाँ एक 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ 1 है। ये 1 का मतलब है ये पहला एंजाइम है जिसको हमने इकोलाई से आइसोलेट किया था। क्योंकि 1 क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ एंजाइम आइसोलेशन, किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया, ये पहला है, इसलिए फर्स्ट टाइम ये एंजाइम को आइसोलेट किया गया। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लिया है, जैसे इको R1, HindIII, BAM1, He3, इस सब का हमने यहाँ पर बता दिया। कटिंग साइट, ये कि ये सब क्या है, स्टिकी इंड है, ये भी स्टिकी इंड, ये ब्लंट इंड है। आई किस स्पीशीज से निकाला गया उसका नाम भी दे दिया मैंने, इसको याद कीजिएगा, काम आएगा आपको, बहुत सारे पेपर में पूछता है क्वेश्चन।
अब आते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। हमने क्या पढ़ा, हमने लाइजिंग एंजाइम पढ़ लिया, क्लीवेज एंजाइम पढ़ लिया। अब तीसरा एंजाइम है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम दो प्रकार का होता है, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये करता क्या है सिंथेसाइजिंग एंजाइम का, कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक नया डीएनए का टेम्पलेट बनाएगा। कहाँ से, आरएनए से बनाएगा। इसको समझिए, यहाँ से मैंने एक आरएनए का सीक्वेंस लिखा है, ए यू, आपको पता है कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है, जी जी सी यू सी सी, मैंने बस रैंडम ले लिया है, ये आरएनए का स्टैंड है, ठीक है। अभी इस आरएनए के स्टैंड में हमने क्या डाल दिया, आरटीकेज डाला, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दिया। अब ये करेगा क्या, इससे कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरा इसने डीएनए बना देगा। ए के बदले टी, यू के बदले ए आ जाएगा, आपको पता है ए यू से पेयरिंग कर, इसी तरह ये बन गया पूरा का पूरा, ये हो गया डीएनए स्टैंड। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, जो आरएनए से बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये हो गया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, डीएनए बनाएगा, डीएनए टेम्पलेट से बनाएगा। याद रखिएगा, आरएनए टेम्पलेट से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम आता है, और जब डीएनए टेम्पलेट से डीएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है। यहाँ देखिए, आपको पता है डीएनए डबल स्टैंड होता है, हमने डबल स्टैंड बना दिया, एटीजीसी एटी और टीएसीजी टीए, रैंडम ले लिया हमने, डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया। अब क्या करेगा, ये जो डबल स्टैंड है, ये क्या करेगा, स्टैंड खुलेगा, तो खुल करके एक स्टैंड यहाँ चला गया और एक स्टैंड यहाँ चला गया, दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा। अब इसी टेम्पलेट के अपोजिट में नया स्टैंड बनेगा, ये 5 प्राइम पर है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 3 प्राइम होगा। यहाँ ए है, यहाँ टी हो जाएगा, टी ए जी सी सी जी ए टी, टी ए बन गया 3 प्राइम, 5 प्राइम। उसी प्रकार दूसरा स्टैंड ये भी काम करेगा टेम्पलेट की तरह, तो यहाँ 3 है, 5 हो जाएगा, टी ए टी सी जी जी सी टी ए टी। इस तरीके से क्या हुआ, आपको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बन गया, हमें दो मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। इसमें से एक है पैरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा है डॉटर स्ट्रैंड, क्योंकि इसी पैरेंटल से ये बना हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब लास्ट हम पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा, सेल लिया, इसमें डीएनए था, सेल को तोड़ दिया तो क्या हुआ, डीएनए निकल गया, डीएनए को कट कर दिया यानी जीन फ्रैगमेंट मिल गया, इस जीन फ्रैगमेंट का कॉपी बना लिया। सिंथेसाइज एंजाइम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट है जो यहाँ से आया, ये तो एक ही पीस है ना, एक ही मॉलिक्यूल का है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोनिंग करने से पहले इसका इसका बहुत सारा कॉपी बना लेते हैं, बहुत सारा कॉपी बनाते हैं, क्योंकि मान लीजिए बाई चांस ये कॉपी डिस्ट्रॉय हुआ किसी कारण से, बाकी तो बचा रहेगा ना। तो जब एक कॉपी से मल्टीपल कॉपी बनाते हो, तब वहां पर आपको सिंथेसाइजिंग एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया था। ऐसे जब आगे आपको पढ़ाएंगे क्लोनिंग, उसमें बता देंगे कि वहां पर क्या करते हैं, एक फ्रेगमेंट डीएनए का कई कॉपी बनाते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, फ्रेगमेंट क्लोनिंग कर दिया, ये हो गया। अब इसको जोड़ोगे नहीं, इसको जोड़ो, इसको जोड़ दो, तो क्या करोगे जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए ज्वाइनिंग एंजाइम या लाइगेज एंजाइम आप इस्तेमाल करते हो। यही है ज्वाइनिंग एंजाइम, या इसी को बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। ये करता क्या है कि ये जो जिन हमें यहाँ पर डायग्राम दे, देखिए डायग्राम दिया देख लीजिए, यहाँ एक जीन फ्रैगमेंट है, इसका 5 प्राइम यहाँ है, 3 प्राइम पर OH ग्रुप है। ठीक है, दूसरा जीन फ्रैगमेंट यहाँ है, इसके 3 प्राइम, इसके 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप है। तो इस जीन फ्रैगमेंट का 3 प्राइम का OH ग्रुप और इस जीन फ्रैगमेंट का 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप, दोनों आपस में मिल जाएगा। अब मिल करके क्या बनाएगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। याद रखिएगा, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। और एक बात और, इस काम को करने के लिए एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिएगा, लाइगेज एंजाइम हमेशा एटीपी से ऊर्जा लेकर ही बॉन्ड को जोड़ता है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं, उसका नाम है T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये T4 क्या है, आपने पढ़ा होगा, T4 वायरस होता है, इसी T4 वायरस से हमने T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम को आइसोलेट किया है। और लास्ट में एक एंजाइम है एल्कलीन फॉस्फेटेज। जैसे देखिए, हमने ये जीन फ्रैगमेंट काट के निकाला था ना, तो मान लीजिए जीन फ्रैगमेंट काफी बड़ा है, सपोज करो जीन फ्रैगमेंट काफी बड़ा है, इसके इसके एक एंड पर OH है
और दूसरे एंड पर फॉस्फेट है। आपको पता है कि फॉस्फेट और OH आपस में मिल करके फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये संभव तो है ना, ये संभव है कि ये जीन फ्रेगमेंट इस तरह सर्कुलाइज करके इससे जुड़ जाए और जुड़ करके वापस ये सर्कुलर DNA बना दे, तो फिर हमको काटना पड़ेगा। तो इस काटने से बचने के लिए और इनको इस फ्रेगमेंट को सर्कुलराइज करने से बचने के लिए क्या करेंगे, इस 5 प्राइम पर जो इसके 5 प्राइम पर जो ये फॉस्फेट है इसको हटा दीजिए। अगर 5 प्राइम से फॉस्फेट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH बन जाएगा और कभी भी OH और OH आपस में लाइगेट करेंगे नहीं। यही काम करने के लिए एल्किलीन फॉस्फेटेज एंजाइम लाया गया। ये करता क्या है कि 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है उसको काट के निकाल ले। जैसे यहाँ देखिए 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है, एल्किलीन फॉस्फेट डाल दिया, क्या इस 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको काट के हटा दिया, तो यहाँ बच गया OH ग्रुप और यहाँ भी OH ग्रुप है। ये आपस में कभी जुटेगा नहीं जुटेगा, तो क्या हुआ, आपका जीन फ्रेगमेंट एज इट इज रह गया। बाद में जब ये जीन फ्रेगमेंट को जोड़ना हुआ किसी दूसरे जीन फ्रेगमेंट से, तो इस 5 प्राइम OH पर से इस 5 प्राइम OH पर दोबारा फॉस्फेट डाल दीजिएगा और डाल कर तुरंत इसको दूसरे जीन से जोड़ दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे और एंजॉय किए होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर को सुनने के लिए। इसके आगे और भी लेक्चर आएंगे, उसके लिए अपडेट रहिएगा। थैंक यू सो मच।